Hello everyone, this is Isha Agarwal and welcome back to the channel. And in today's episode we are going to discuss audit report and Caro 2020. तो बहुत बच्चे ये चैप्टर स्किप करके जाते हैं कंसिडरिंग इट्स टिपिकल वर्डिंग्स. क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे आते हैं यार कि ओपिनियन पैरा है तो ये लिख के दिखाओ, क्वालिफाइड ओपिनियन है तो ऐसा बताओ, एडवर्स ओपिनियन है तो ऐसा बताओ. तो हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स तो इतनी अच्छी होती नहीं है, तो वी यूजुअली स्किप ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट. एंड कंसिडरिंग दैट वी आर स्किपिंग ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बहुत बच्चे पूरा चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं. बट नॉट टू वरी, ये चैप्टर एकदम थोड़ा सा भी कवर करोगे, अच्छे से कवर करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे तो एटलीस्ट यू कैन हैंडल द एमसीक्यू पार्ट एंड आप उससे अपने मार्क्स उठा सकते हो. तो आज हम इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो सॉल्व करने वाले हैं, ताकि अगर आपके अटेम्प्ट में इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए या यही कोई एमसीक्यू आए, सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व दैट एंड ग्रैब द मार्क्स. एमसीक्यू ज़्यादा है ऑन द ऑब्जेक्टिव साइड, ऑल्सो वील बी सॉल्विंग 30 to 35 एमसीक्यूज. एंड आप ये केस स्टडी बेस भी 6-7 क्वेश्चंस है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट लॉन्गर वन. स्टे ट्यून्ड, मज़ा आएगा. साथ में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे 1-1.5 घंटे में. एटलीस्ट यू विल बी एबल टू ग्रैब 5 to 7 मार्क्स. तो वॉट अ बेटर डील, 1 घंटे में अगर 5 से 7 मार्क्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट वील गेट ऑन टू द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एज ऑलवेज. एंड नॉट इवन वेस्टिंग अ मिनट, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन. CA Shubham, during the course of audit of a company, has faced non-cooperation by management with respect to certain significant matters. As a result, sufficient appropriate evidence could not be obtained by him in many areas of financial statements. He has decided to disclaim opinion. Disclaimer of opinion auditor तब देता है when he is unable to draw an opinion on financial statements. यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा financial statements पे क्या opinion देना चाहिए. While drafting the audit report, he should take care to include key audit matters in the audit report, to include management's view in the audit report, to provide a detailed statement on auditor's responsibility required by SA 700, to amend the description of audit responsibilities required by SA 700 to include some references. तो की ऑडिट मैटर्स में तो वो बातें हैं जो ऑडिट में उसे पता चली, पर जब वो ओपिनियन ही नहीं बना पा रहा है, जब वो ऑडिट ही नहीं कर पा रहा है, तो की ऑडिट मैटर्स में वो क्या लिखेगा, तो ये तो नहीं हो सकता. मैनेजमेंट्स व्यू पॉइंट इन ऑडिट रिपोर्ट कहीं पे भी नहीं आता. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैनेजमेंट का व्यू कहीं पे भी नहीं आता, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटर का रिपोर्ट है, मैनेजमेंट का रिपोर्ट नहीं है. टू प्रोवाइड अ डिटेल स्टेटमेंट ऑन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय एसए 7, ये तो यूजुअली ऑडिटर करता है. ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कुछ एडिशनल तो है नहीं. हाँ, बट लास्ट वाला, टू अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय एसए 700 टू इंक्लूड सम रेफरेंसेस. क्योंकि यहाँ पे वो ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शेयर होल्डर्स है या जो मेंबर्स है या जो एड्रेसी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत इंटरप्रेट कर ले, समझ ले कि उसने काम नहीं किया, उसने एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं किए. अरे वो उसने इसीलिए ओपिनियन नहीं ड्रॉ किया क्योंकि उसको एविडेंसेस मिले ही नहीं. अब वो एविडेंसेस के लिए इन्वेस्टिगेशन तो कर नहीं सकता, इतने तो पावर्स है नहीं. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे उसे अमेंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्लूड सर्टेन रेफरेंसेस. While the financial statements are prepared in accordance with the compliance framework, the auditor is not required to evaluate whether the financial statements achieve reasonable presentation, fair presentation, absolute presentation और lastly presentation. हमेशा याद करो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात हो रही है, तो ट्रू एंड फेयर फ्रेमवर्क होता है या फेयर प्रेजेंटेशन होता है, और कोई एब्सोल्यूट, रीजनेबल, ये सब हम वर्ड्स नहीं सीखते. रीजनेबल इज रीजनेबल एश्योरेंस, एब्सोल्यूट वर्ड कहीं आता ही नहीं, क्योंकि ऑडिटर कभी एब्सोल्यूटली गारंटी तो किसी चीज़ की दे ही नहीं सकता. तो हमेशा याद रखना, अगर ऑप्शन में फेयर है तो उस पर पहले टिक करना है. The auditor's responsibility include a section with the heading Responsibility of Management for Financial Statement. The section of auditor's report shall describe management's responsibility for preparation of financial statements in accordance with applicable financial reporting framework. Correct, ये include करता है. Such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. ये भी है. Assessing the entity's ability to continue as a going concern and whether the use of a going concern basis of accounting is appropriate, as well as disclosing, if applicable, matters relating to going concern. GC assessment, going concern assessment कहते हैं इसको, ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. तो all the three are included in management responsibility की पैरा. तो 1, 2, 3 will be the correct answer. The auditor shall express dash opinion when the auditor having sufficient appropriate
audit evidence concludes that misstatements individually or in aggregate are more material and pervasive to financial statements. अच्छा, इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ. ये टेबल अगर आप चाहो तो अपने डेस्क पे या कहीं पे स्टिक कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट के सामने बना सकते हो. हमेशा याद रखना 2 पैरामीटर होते हैं, मटेरियल, परवेजिव. अगर आपको एमएमएस या मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिला है जो कि मटेरियल भी और परवेजिव है तो ओपिनियन हो जाएगा एडवर्स. फिर अगर आपको मिसस्टेटमेंट मिला है जो मटेरियल तो है परवेजिव नहीं है तो ओपिनियन हो जाएगा क्वालिफाइड. फिर आपको एविडेंस नहीं मिला, यू कुडंट फाइंड द एविडेंस, उसका इफेक्ट मटेरियल तो है पर परवेजिव नहीं है तो क्या होगा, फिर से क्वालिफाइड ओपिनियन. एंड अगर आपको एविडेंस नहीं मिला एंड उसका इफेक्ट मटेरियल भी और परवेजिव भी है तो ओपिनियन हो जाएगा डिस्क्लेमर. ये बेस्ट चार्ट होता है, इससे आपको सब क्लियर हो जाता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू में कौन सा ओपिनियन देना है. इससे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं तो बेस्ट इज टू रिमेंबर दिस चार्ट. अगर आपको इस चार्ट का सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है तो आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे क्या बोला है, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस दैश ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग obtained sufficient appropriate audit evidence. मतलब having obtained मतलब उसके पास एविडेंस है तो ये 2 में से आएगा ऑप्शन. concludes that my statements individually or in aggregate are both material and pervasive. मतलब मटेरियल भी है परवेजिव भी. तो मैंने क्या बोला, ओपिनियन कौन सा जाएगा, एडवर्स ओपिनियन. तो यहाँ पे टिक हो जाएगा एडवर्स. ये टेबल इज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म टू रिमेंबर ओपिनियन. तो कहीं पे भी आप अपने ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के स्टार्टिंग में या आपके टेबल पे कहीं पे भी स्टिक करो एंड जैसे ही एमसीक्यू आए इस टेबल को रेफर करो एंड उसके बाद आंसर कर दो. Which one is a disadvantage of joint audit? Lower staff development cost advantage है, lower workload advantage है, improved service to the client advantage है, lower attention to common work areas ये disadvantage है. Caro requires a company auditor to report on certain specified matter. Where you are likely to locate such reporting in independent auditors report of a company. कहाँ पे आप कारों को लोकेट करते हो, तो सेक्शन कंटेनिंग रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में आप कारों को रिपोर्ट करते हो. विच वन इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ SA 700. टाइटल है, एड्रेसी है, ऑडिटर्स ओपिनियन है. ऑडिट स्ट्रैटेजी का कोई अलग से हेडिंग नहीं है. ऑडिट स्ट्रैटेजी आपको ऑडिट रिपोर्ट पे नहीं बतानी पड़ती है. मैं बार बार ऐसा कहती हूँ कि शेयर होल्डर आर जस्ट कंसर्न विद योर ओपिनियन. दे आर नॉट कंसर्न कि आपने कितनी प्लानिंग की, कितनी स्ट्रैटेजी लगाई, कितना ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, कितने एविडेंसेस ढूंढे. नहीं. If your opinion is correct, you are correct according to the shareholders. If your opinion is wrong, you are wrong according to the shareholders. They won't consider how much of the hard work you have done ever in the audit. UDIN, unique document identification number, is required to be stated by a practicing chartered accountant on every audit certificate and audit report. कोई 2013, 2016, 2019, 2022 ऐसा कुछ भी नहीं है. हर ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट पे यूडिन नंबर होना चाहिए. ईच ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट, ये सही लग रहा है थोड़ा. ईच ऑडिट रिपोर्ट इशूड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली. ईच ऑडिट रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ओनली एंड ईच सर्टिफिकेट. ऐसा कुछ नहीं है. हर ऑडिट रिपोर्ट एंड हर ऑडिट सर्टिफिकेट पे होना चाहिए. 1956 या 2013 या अपकमिंग अगर कोई एक्ट है तो उसकी बेसिस पे नहीं चेंज होगा. हर ऑडिट सर्टिफिकेट और ऑडिट रिपोर्ट पे यूडिन होना चाहिए. The description of auditor's responsibility for the audit of financial statements shall be included within the body of audit report within an appendix to auditor's report, in which case the auditor's report shall include a reference to the location of appendix by a specific reference within the audit report to the location of such description on a website of appropriate authority where law or regulation or auditing standards expressly permit the auditor to do so. तो जहाँ पे मन ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट के बाहर कोई अपेंडिक्स पे, कोई वेबसाइट पे, जहाँ मर्जी ऑडिटर को ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता है प्रोवाइडेड वो लीगल हो एंड वो परमिटेड हो. तो 1, 2 और 3 कहीं पे भी ऑडिटर चाहे तो दे सकता है अपना ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेस्ट लोकेशन होता है ऑडिट रिपोर्ट में ही दे देना कि शेयर होल्डर्स के लिए भी इजी होता है पहचानना. बट अगर वो चाहे कि कहीं और देना चाहता है एंड दैट इज लीगल, दैट इज परमिटेड, तो वो दे सकता है, कोई मना नहीं कर रहा है. एंड ऑडिटर डिस्क्लेम्स ओपिनियन व्हेन, ऊपर आ जाओ एक बार चार्ट पे,
डिस्क्लेम ओपिनियन मैंने क्या बोला था, जब उसको एविडेंस नहीं मिलेगा एंड उसका इफेक्ट मटीरियल और परवेजिव दोनों होगा. He is unable to obtain audit evidence and concludes that possible effects of on financial statements of undetected misstatements could be material. नहीं, material plus pervasive. He is unable to obtain audit evidence and concludes that possible effects on financial statements of undetected misstatements could be both material and adverse. नहीं, pervasive. ये सब वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स है जो जैसा है वो वैसा ही यूज होगा, वो अचानक से एडवर्स या क्रूशियल या हाई में स्टेटमेंट ये सब नहीं चेंज होगा. परवेजिव वर्ड परवेजिव ही रहेगा, मटेरियल वर्ड मटेरियल ही रहेगा. सो डोंट ट्राई एंड चेंज द वर्ड्स और डोंट ट्राई एंड फॉल इन द ट्रैप ऑफ एमसीक्यू कि अगर वो कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जो आपको लग रहा है हाँ इसका भी मतलब परवेजिव हो सकता है. नहीं, ऑडिट में जो वर्ड्स होते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, वो वही यूज होता है. इसीलिए हम कहते हैं बार बार ऑडिट में की वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द टर्म्स ऑफ ऑडिट डोंट चेंज. आप उसके कॉन्करेंट कोई मीनिंग नहीं लिख के आ सकते, जो टर्म है वही लिखना पड़ेगा. सो एडवर्स नहीं, आपको परवेजिव ही ढूंढना है. He is unable to obtain audit evidence and concludes that possible effects on financial statements of undetected misstatements could be both material and pervasive. Correct. और लास्ट वाला है जिसमें परवर्स लिखा है, नहीं मानना है. मैं बार बार बोल रही हूँ परवेजिव में परवेजिव ही ढूंढना है. नहीं मिल रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, पर ऐसा मत करो कि परवेजिंग से रिलेटेड परवर्स है एडवर्स है, तो नहीं. परवेजिव है तो परवेजिव ही करेक्ट आंसर है. In which of the following circumstances auditor is not likely to express an modified opinion, यानी वो unqualified या unmodified या positive opinion देगा. Profit before tax of the company is rupees 10 lakhs. The company has charged 15 lakhs in machinery repair account, which in fact appears to be the cost of machinery. भाई इसमें कैसे नहीं देगा, 10 लाख का प्रॉफिट है उसमें 15 लाख में तो कॉस्ट पे डाल रखा है. यहाँ पे तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही जाएगा. Profit before tax of the company is 20 lakhs. The company has overstated the inventories by 10,000 due to valuation issues. अभी 10,000 20 लाख के लिए मटेरियल नहीं है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करे. बट लेट्स सी, अगर कोई और एप्ट आंसर हमें मिलता है तो हम उस पर टिक करेंगे. बट मेरे हिसाब से 10,000 इज इमटेरियल फॉर 20 लाख, तो 10,000 के लिए उसको ज़रूरत नहीं है कि वो पूरा ओपिनियन मॉडिफाई करे. वो हाँ ये बात की ऑडिट मैटर्स में स्टेट कर सकता है या एम्फोसिस ऑफ मैटर्स में स्टेट कर सकता है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ द कंपनी इज रुपीज 10 lakhs. द कंपनी हैज नॉट मेड अ प्रोविजन फॉर irrecoverable debts amounting to 7 lakhs. यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन देगा यार, 7 लाख तो बड़ा अमाउंट है. A company's accounting records, including data on the systems, bills, vouchers, have all been destroyed during a devastating fire in the premises on 31st December 22. The company did not have a proper backup strategy. Therefore, the company rebuilds its accounting books for the first 9 months from the information available from bank statement, GST portal, and third parties. The draft financial statements show प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 50 lakhs. अरे यहाँ पे तो ऑल्टर एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर सकता, इनके पास बैकअप स्ट्रैटेजी ही नहीं थी, तो इन्होंने कैसे तैसे बुक्स रीबिल्ड कर दिया. अभी बुक्स रीबिल्ड करने से होगा क्या, इन्होंने कुछ गलत भी डाला होगा, तो इनके पास तो एविडेंसेज ही नहीं है शो करने के लिए. तो यहाँ पे मॉडिफाइड ओपिनियन भी नहीं, यहाँ पे तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आएगा सीधा. तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 10,000 इज नॉट मटीरियल फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs, इसलिए वो यहाँ पे अनमॉडिफाइड या अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे सकता है. द ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन वेदर the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework. The auditor shall conclude as to whether the auditor has obtained reasonable assurance whether the financial statements are free from मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. दिस इज अ वेरी फेमस लाइन जो आपको याद होना चाहिए. ये ऐसे 200 में पढ़ाया जाता है एज ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर. तो यहाँ पे कुछ ढूंढना ही नहीं है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट दिख गया तो उसको टिक कर दो. विच इज a reporting requirement for a company auditor under section 143 subsection 3 of the Companies Act 2013. Whether the transactions of a company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. 143 subsection 1 का है duty. Whether any director is disqualified from being appointed as a director under section 164 subsection 2. ये correct होना चाहिए, but आगे भी कोई option है तो देख लेते हैं. Whether personal expenses have been charged to revenue account. Again 143 subsection 1.
whether loans and advances made by the company have been shown as deposit, again 143 subsection 1, तो B is the correct answer. तो आप देख रहे हो कि आपको सेक्शन नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वो सब भी पता होना चाहिए, वो सब भी याद होना चाहिए. Which of the following statement is in accordance with SA 700? Basis for opinion is provided in the audit report when modification of opinion is made. Nahi, basis for opinion is a mandatory para and will be provided irrespective of modified opinion do, unmodified opinion do, disclaimer opinion do, adverse opinion do, qualified opinion do, unqualified opinion do, कोई भी opinion दो, basis for opinion is a mandatory para and वो आएगा ही आएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि आपने उस ऊपर जो ओपिनियन दिया है उस पर आप कैसे अराइव किए हो. तो क्वालिफाइड दो, एडवर्स दो, कुछ भी दो, आपको बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा देना ही पड़ेगा. बेसिस फॉर ओपिनियन इज प्रोवाइडेड इन ऑडिट रिपोर्ट व्हेन क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इज मेड. नहीं, मैंने क्या बोला, हर ओपिनियन पे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा जाएगा. बेसिस फॉर ओपिनियन इज प्रोवाइडेड इन ऑडिट रिपोर्ट व्हेन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज मेड. नो. Basis for opinion is provided in audit report irrespective of the type of opinion made. Correct. Basis for opinion हर type of opinion में जाता है. Which of the following is not a type of modified opinion? Qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion, negative opinion. Negative opinion बोल के कुछ नहीं होता. स्टार्टिंग के तीन ही होते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. तो नेगेटिव ओपिनियन इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन. If the auditor addresses other reporting responsibilities in audit report on the financial statements that are in addition to auditor's responsibility under the SAs, these other reporting responsibilities shall be addressed in a separate section in the audit report with the heading titled dash or otherwise as appropriate to the content of the section. तो इसको जो additional reporting होती है, जो आप as per Companies Act करते हो, जो आप सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का जो रिपोर्टिंग करते हो, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. हमेशा याद रखना, नॉट जस्ट लीगल और नॉट जस्ट रेगुलेटरी बट रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. which is false regarding communication of key audit matters. तो key audit matters क्या होता है? Key audit matters वो matters होते हैं जो auditor को लगता है are crucial for understanding of financial statements for the users. मतलब अब suppose auditor ने audit किया, उसने 100 matters देखी, 100 matters में से कुछ matters report की, कुछ नहीं की, but उस matters जो उसने report किया या नहीं report किया, उसमें अगर उसको कुछ लगता है कि crucial है for users understanding of financial statements, for users decision making, तो वो सब वो report करता है under key audit matters. It is not a substitute for disclosure of financial statements. True. It is not a substitute where modified opinion is required. True. It is a separate opinion on individual identified matter. कोई opinion यहाँ पे नहीं दे रहा ऑडिटर, यहाँ पे सिर्फ ऑडिटर बताता है कि ये सब मुझे ऑडिट में मिला, ऐसे ऐसे हमने ये एड्रेस किया, ऐसे ऐसे कंपनी ने एड्रेस किया, दिस वाज व्हाट वाज कम्युनिकेटेड, दिस वाज व्हाट रिजल्टेड. तो इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन, ये बस कुछ बातें हैं जो उसे ऑडिट में पता चली एंड वो चाहता है यूजर्स को भी पता चले. इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन under SA 570 where material uncertainty exists, casting significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. True. ये है false. Separate opinion नहीं होता कोई. While reporting under CARO 2020, it is the duty of statutory order of the company to report fraud of less than ₹1 crore committed by officers or employee of the company, fraud of less than ₹1 crore committed by officers or employees of a company during the year. ये दोनों तो सेम ऑप्शन है. देखो यहाँ पे मेरे को लगता है इनको लिखना था मोर, बट इन्होंने गलती से लेस लिख दिया, तो ये दोनों सेम ऑप्शन है. फ्रॉड ऑफ 5 करोड़ और मोर कमिटेड बाय ऑफिसर्स और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी. नहीं, 5 करोड़ का तो कोई अमाउंट नहीं आता है, 1 करोड़ से ऊपर जाता है तो वो अट्रैक्ट होता है आपका सेक्शन 143 सब सेक्शन 12. एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी नोटिस और रिपोर्ट ड्यूरिंग द ईयर. डी इज द करेक्ट आंसर. अगर बी में ये मोर लिखते तो दैट कुड ऑल्सो बी एन एप्ट ऑप्शन और कंसिडरेबल ऑप्शन, बट क्योंकि इन्होंने गलती कर दी है, लेस लिख दिया है दोनों में, तो डी इज द करेक्ट आंसर. BBSK and company are the auditors of Jinesh Limited. While auditing the fixed assets of Jinesh Limited, BBSK and company verified the following and made the following observation. Maintenance of proper records showing full particulars of tangible assets, including quantitative details and situation. Physical verification of fixed assets, all title deeds of removed in
all title deeds of the immovable property are held in the name of Jinesh Limited. Did the auditor miss to undertake any verification of fixed assets as per CARO 2020? Revaluation of fixed assets, Jinesh holding any benami property, maintenance of proper records showing full particulars of intangible assets. तीनों करना है, ये तीनों ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कारो 2020, तो ये तीनों उसने मिस किया है. As per CARO 2020, physical verification of inventory has been conducted by management as reasonable intervals, and whether, in opinion of auditor, the coverage and procedure of such verification made by the management is appropriate, whether any discrepancy of dash or more in aggregate for each class of inventory were noticed, and if so, whether they have been properly dealt in the books of accounts. तो हमेशा याद रखना कारो के लिए मटेरियल नंबर इज 10%, कारो के लिए मटेरियल नंबर इज 10%. वो आपको जब आप ये करते हो पीपीई या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो वहाँ पे भी बोलते हैं रिवैल्यूएशन 10% से ज़्यादा है तो बताओ. यहाँ पे इन्वेंट्री में भी बोलता है कि इन्वेंट्री में अगर डिस्क्रिपेंसी 10% से ज़्यादा है तो बताओ. सो 10% इज द करेक्ट आंसर. For which of the following company provisions of CARO 2020 would be applicable? OPC पे नहीं applicable होता. PST Industries Limited, ये अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पता नहीं है. आरसीआई बैंक लिमिटेड बैंक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता. मून इंश्योरेंस लिमिटेड इंश्योरेंस पे भी एप्लीकेबल नहीं होता. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ओपीसी स्मॉल सेक्शन 8 कंपनी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता. प्लस प्राइवेट कंपनी जो ना होल्डिंग एंड सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, प्लस उसका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स and surplus is less than equal to 1 crore, plus borrowings is less than equal to 1 crore, plus revenue is less than equal to 10 crore. ये सब काइंड ऑफ कंपनीज पे कारो एप्लीकेबल नहीं होता. क्योंकि पीएसटी का कोई डिटेल्स नहीं है तो वी आर अज्यूमिंग कि वो प्राइवेट कंपनी वाला कंडीशंस नहीं फॉलो कर रही है, इसलिए पीएसटी पे कारो एप्लीकेबल होगा. अंडर रेलेवेंट clause of CARO 2020, auditors are required to report the extent of arrears of outstanding provident fund as on the last day of financial year for the period of exceeding 6 months, 3 months, 9 months, 12 months, कुछ नहीं, 6 महीने से ज़्यादा होगा तो स्टैट्यूटरी ड्यू के बारे में आपको बताना पड़ेगा. CAP is the auditor of manufacturing company. It is also required to maintain cost records and get its cost audit done as per legal requirements. In this respect, which of the following is correct description of reporting under CARO 2020? सबसे पहला, whether maintenance of cost records is specified under section 148 subsection 1 of the Companies Act by central government and cost audit is required under provisions of law. दूसरा, whether maintenance of cost records is specified under section 148 subsection 1 of the Companies Act by central government and cost audit is required to get done under relevant provisions of law. Whether cost audit has been conducted, if so, the date of cost audit report. Whether maintenance of cost record is specified under section 148 subsection 1 of the Companies Act by central government and whether such accounts and records have been so made and maintained. Lastly, whether maintenance of cost records is specified under section 148 subsection 1 of the Companies Act by central government and cost audit is required under relevant provisions of the law. Whether cost audit has been conducted, if so, the date of cost audit report along with details of adverse marks if any in the cost audit report. तो मैं बता दूं कि इसका जो टाइटल होता है कारो का, ऑल्दो होता है कॉस्ट ऑडिट या कॉस्ट रिकॉर्ड्स, सॉरी, इसका जो टाइटल होता है ऑल्दो होता है कॉस्ट ऑडिट, बट इसमें जो अंदर जाता है वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन जाता है. तो फिर इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन सी, वेदर द मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 148 subsection 1 of the Companies Act by central government and whether such accounts and records have been so made and maintained. अभी इसमें हम देख रहे हो कि कारो के क्लॉजेस के इन डेप्थ से भी एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं. तो इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप कारो के क्लॉजेस को ढंग से नहीं पढ़ के जा रहे हो, उसकी वर्डिंग्स को ढंग से नहीं पढ़ के जा रहे हो, तो आप एमसीक्यूज नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि ये चारों एमसीक्यूज बहुत सिमिलर लग रहे हैं. एंड क्योंकि जो ऊपर टाइटल होता है वो जनरली कॉस्ट ऑडिट होता है या बहुत सारी कंपनी मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी करती है, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स है तो चलो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन आता है. बट जहाँ पे अगर ऊपर कॉस्ट ऑडिट लिख दिया होगा तो वहाँ पे वो कॉस्ट ऑडिट ढूंढना स्टार्ट कर देंगे. तो कॉस्ट ऑडिटिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में कारो पूछता है. Reporting on fraud is made by auditor under which of the following clause of para 3 of CARO 2020? 11, 12, 13, 14. 11 के अंडर फ्रॉड की रिपोर्टिंग आती है. अब बहुत बड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो एमसीक्यू में आ गया है तो पढ़ लेते हैं. CA Goofy has been appointed as the auditor for
audit of complete set of financial statements of DIPP Limited, a listed company. The financial statements of the company are prepared by the management in accordance with accounting standards prescribed under Section 133 of the Companies Act. However, the inventory is stated which is deemed to be material but not pervasive to the financial statements. Material but pervasive नहीं है तो मतलब qualified opinion है. Based on the audit evidence obtained, CA Goofy has concluded that a material uncertainty does not exist related to the events or conditions that may cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern in accordance with SA 570. Further, CA Goofy is also aware of the fact that a qualified opinion would be appropriate due to material misstatement of financial statement, जो हमने पहले बोला. State what phrases should the author use by drafting such opinion para. In our opinion, and to the best of information and according to the explanation given to us, except for the effects of the matter described in the basis for qualified opinion of our report, the aforesaid financial statements present fairly in all material respects or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework. मेरे को ये सबसे एप्ट लग रहा है क्योंकि हमेशा ओपिनियन पैरा ऐसे ही स्टार्ट होता है, इन आर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. बट वी विल स्टिल रीड कि आगे एमसीक्यूज में क्या है एंड लेट्स थिंक कि एप्ट या लेट्स जज कि एप्ट कौन सा है होता है. फिर in our opinion and to the best of information and explanation, with the foregoing explanation, the aforesaid financial statements present fairly in all material respects or give a true and fair view in conformity with the applicable financial reporting framework. नहीं, आपको ये use करना पड़ेगा कि except for this, the financial statements give a true and fair view. In our opinion and to the best of information and according to the explanation given to us, subject to the misstatement regarding inventories, the aforesaid financial statements present fairly. नहीं, आप directly यहाँ पे नाम नहीं लिखते. जब आप ऊपर ओपिनियन स्टेट कर रहे होते तो आप बताते नहीं हो कहाँ पे मिसस्टेटमेंट है. तो इन्वेंट्रीज का जिक्र कहीं नहीं आएगा जब भी आप वो फ्रेज लिख रहे हो. तो दिस इज रॉन्ग. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us with the explanation prescribed in the basis for qualified opinion section of the report, अगेन रॉन्ग. बेसिस फॉर क्वालिफाइड सेक्शन रिपोर्ट में आप क्या एक्सप्लेनेशन देते हो? वहाँ पे तो आप कहते हो कि आपने ऐसे फॉलो किया, आप इंडिपेंडेंट हो, आपने एविडेंस ऑब्टेन किया है, आपने ऑल्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है. तो इसमें आप कहीं ये तो नहीं कहते कि इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट है या हाँ मिसस्टेटमेंट है. तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में कुछ भी नहीं जाता है विच कैन प्रूव दैट इन्वेंट्री में मिसस्टेटमेंट है, विच कैन प्रूव कि इन्वेंट्री की मिसस्टेटमेंट की वजह से आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. हमेशा याद रखना जब आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो वहां पे एक्सेप्ट का वर्ड आना ही चाहिए क्योंकि एक्सेप्ट फॉर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये आपको दिखाना पड़ेगा. SA 700 requires the use of specific headings which are intended to assist in making auditors report that refer to the audits that have been conducted in accordance with SAs more recognizable. Which of the following is that specific heading? Key audit matters is a specific heading. Basis for opinion is a specific heading. Date is also a specific heading. So all of the above are specific headings in content of audit report. An audit report is an opinion drawn on entities' financial statements to make sure that the records are true and correct. Correct word नहीं आता, true and fair होता है. An opinion drawn on the entity's books of accounts to make sure that the records are true and fair presentation of the transaction they claim to represent. आप books of accounts नहीं check करते, आप FS check करते हो. An opinion drawn on the entity's financial statement to make sure that the records are true and fair representation of transaction that they claim to represent. ये सही लग रहा है. यहाँ पे financial statements के word का भी use हुआ है and fair word का भी use हुआ है. Last भी पढ़ लेते हैं. An opinion drawn on entity's books of accounts to make sure that the records are true and correct representation of transaction they claim to represent. फिर से गलत, यहाँ पे फेयर वर्ड का भी यूज हुआ एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यूज हुआ इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बता दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेयरली जर्नल, लेजर या ट्रायल बैलेंस.
जब ये सब P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सोसी, नोट्स में बनता है तब उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं चेक करना होता है, ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना होता है। एंड ऑडिटर कभी भी ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देता, ट्रू एंड फेयर इंडिपेंडेंट व्यू देता है, बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सही से दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे। तो ऑडिट रिपोर्ट हमेशा इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओपिनियन ड्रॉन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, सॉरी, option C is the correct answer. The opinion section of the auditor's report shall identify the entities whose financial statements have been audited, correct. State that the financial statements have been audited, correct. Identify the title of each statement comprising the financial statements, correct. So all of the above is stated in the opinion section of auditor's report. Which of the following is not a specific evaluation by the auditor? The financial statements adequately disclose the significant accounting policies selected and applied. ये होता है. The accounting policy selected and applied are consistent with the applicable financial reporting framework and are appropriate. ये भी होता है. The accounting estimates made by the management are reasonable. ये भी होता है. Sufficient appropriate audit evidence have been maintained. नहीं, या obtained. नहीं, ये नहीं होता. ये specific evaluation नहीं होता. Entity के part का जो accounting policies होता है, accounting estimate होता है, accounting principles होता है, क्या वो सही से follow हुआ है, consistently follow हुआ है, appropriately follow हुआ है, इन सबको कहते हैं specific evaluation by the auditor. Which of the following is incorrect? Communicating key audit matters in audit report is not a substitute for disclosures in financial statements. Correct, ये तो correct है, incorrect नहीं है ये. Communicating key audit matters in audit report is not a substitute for auditor expressing a modified opinion. Correct. Communicating key audit matters in auditor's report is not a substitute for reporting in accordance with SA 570. ये भी correct है. Communicating key audit matters in audit report is the substitute for auditor expressing a modified opinion. ये है incorrect. Key audit matters में starting में ही लिखा रहता है कि जो भी आप disclose करो, it should not be a substitute or it should not be the reason for modified opinion. तो communicating matters in key audit report या key audit matter is not a substitute for expressing modified opinion. 31 का statement 1 है, communicating key audit matter in auditor's report constitutes a substitute for disclosure in financial statements. Wrong. अभी हम ऊपर करके आए तो आप समझ रहे हो कि ऑडिट मैटर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यू. इससे अभी तक हमने शायद 5 to 6 या 6 to 7 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया. तो कि ऑडिट मैटर्स पे आप ज़्यादा ध्यान दो इन केस यू आर प्लानिंग टू गेन गुड मार्क्स इन एमसीक्यूज थ्रू ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो 2020. आप जहाँ पे भी ये सॉल्व कर रहे हो या जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई आप बुक लेके बैठे हो तो वहाँ पे उसमें मार्क कर दो कि ऑडिट मैटर इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमसीक्यूज. इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग ओपिनियन in accordance with SA 705, the auditor can use key audit matter paragraph in audit report with an unmodified opinion. फिर से incorrect. So both statements are incorrect. A company did not disclose accounting policies required to be disclosed under Schedule 3 or any other provisions of the Companies Act. The auditor shall issue. तो यहाँ पे इन्होंने बोला सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की है, बाकी सब सही है. बाकी सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी एविडेंसेस ऑर्डर को मिलने चाहिए तो उसने मिले, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी चाहिए थी वो लगाई है, जो भी अगर एडजस्टमेंट थे वो किए, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे वो फॉलो किए. तो यहाँ पे क्या है, जो इफेक्ट है ये अकाउंटिंग पॉलिसी के नॉन डिस्क्लोजर का, ये मटीरियल तो है पर परवेसिव नहीं है. तो आप क्या दोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन. The auditor shall express dash opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence. तो मतलब पहले तो ऑडिट एविडेंस मिल गया तो या तो ओपिनियन क्वालिफाइड होगा या एडवर्स होगा. Concludes that misstatements individually or in aggregate are both material and pervasive. तो जब misstatements pervasive भी होते हैं, material भी होते हैं, तो ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करते हैं, adverse opinion. Which of the following is not a type of modified opinion? Qualified opinion, disclaimer of opinion, adverse opinion, none of the above. None of the above. ये तीनों are types of modified opinion. Which of the following is correct? The auditor shall express a qualified opinion when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, concludes that misstatements individually or in aggregate are both material and pervasive. नहीं, material and pervasive होता है तो qualified नहीं, adverse opinion देता है auditor. तो ये तो incorrect है.
The auditor shall express a disclaimer of opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence. नहीं, अगर disclaimer of opinion है मतलब evidence नहीं मिला है, no evidence found, तो ये भी incorrect है. The auditor shall express an adverse opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatements individually or in aggregate are both material and pervasive to the financial statements. ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है मुझे. The auditor shall express an adverse opinion when the auditor having obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that misstatements individually or in aggregate are material but not pervasive. तो यहाँ पे adverse नहीं, ऐसे केसेस में qualified opinion देते हैं. तो C is the correct option. Which of the following is correct? When reporting on prior period financial statements in connection with current period audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statements differs from the opinion of auditor previously expressed, the auditor need not disclose the substantive reason for such different opinion. Need not नहीं, need to disclose होगा, तो ये तो incorrect है. When reporting on prior period financial statements in connection with current period's audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statements differs from the opinion the auditor previously expressed, the auditor shall disclose the substantive reasons for different opinion in other matter paragraph. ये मुझे correct लग रहा है, but पढ़ लेते हैं आगे. When reporting on prior period financial statements in connection with current period's auditor, with the current period's audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statement differs from the opinion the auditor previously expressed, the auditor shall disclose the substantive reason for the different opinion in emphasis of matter. नहीं, OMP paragraph में disclose करना होता है. And lastly, when reporting on prior period financial statements in connection with current period's audit, if the auditor's opinion on such prior period financial statement differs from the opinion or the auditor previously expressed, the auditor shall disclose the substantive reasons for different opinion in OMP और EMP. नहीं, ये MP का ऑप्शन ही नहीं देते हैं, सिर्फ OMP में होता है, तो B is the correct answer. So here we are done with MCQs that are objective based. अब हम start करेंगे case study based. हमेशा की तरह हम case study based में पहले केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, पहले MCQ सॉल्व करेंगे. एंड अगर MCQ सॉल्व हो जाए बिना केस स्टडी पढ़े तो वेल एंड गुड, इट विल सेव अस टाइम. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. एज ऑलवेज केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, MCQs देखेंगे. MCQs बिना केस स्टडी सॉल्व होंगे तो MCQs करेंगे. अगर लग रहा है कि नहीं केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा तब तो पढ़ना ही पड़ेगा, केस स्टडी स्किप तो कर नहीं सकते. In case of Messrs Persistent and Company, what would be an ideal audit opinion? पहले ही केस स्टडी के क्वेश्चन में हम क्लीन बोर्ड हो गए एंड हमें केस स्टडी पढ़ना होगा, तो चलिए आ जाइए केस स्टडी पढ़ लेते हैं. यहाँ से पढ़ते हैं. ऊपर मुझे लगता है क्रैप दिया हुआ है ये सब, जहाँ क्वेश्चन हम मांग रहे हैं मेसर्स परसिस्टेंट एंड कंपनी, वहीं से पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ मेसर्स परसिस्टेंट एंड कंपनी, मिस्टर ए फाउंड दैट द फर्म हैज चेंज्ड द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV to SLM but has not given the retrospective effect. Mr. A calculated the difference of depreciation, but Messrs Persistent Company has stated that they don't want to change the financial statement, and if the order persists, they may give the effect in next financial year. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा ऑडिटर है उसने देखा कि मेथड चेंज हुआ है डेप्रीसिएशन का, पर इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है. तो मतलब डेप्रीसिएशन जो है वो गलत अमाउंट पे दिख रहा है हमारे P&L में, एंड अकॉर्डिंगली हमारे एसेट्स भी गलत अमाउंट पे दिख रहे होंगे, क्योंकि एसेट्स कैसे आते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन पे. तो क्या ये डेप्रीसिएशन का इफेक्ट मटीरियल है? बिल्कुल है. आपके आइटम्स गलत हो रहे हैं, पर क्या ये परवेजिव से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है? नहीं. तो ये इसमें कौन सा ओपिनियन देना है हमें? क्वालिफाइड ओपिनियन. यहाँ पे जो है मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो हम देंगे क्वालिफाइड ओपिनियन. इन केस ऑफ मेसर्स डूबियस ब्रदर्स, व्हाट ऑडिट ओपिनियन शुड बी गिवन? Next है, during the audit of Messrs Dubious Brothers, Mr. B observed that the firm has very large amount of cash sales and there were no details of the customer to whom sales were made. Further, cash generated was not even deposited into the bank regularly. When Mr. B asked the firm to give an opportunity to count cash, the manager of the firm said that the cash is with the owner and it cannot be made available to the auditor for checking purpose. The manager also declined to give an opportunity for stock verification to Mr. B. तो यहाँ पे Mr. B को कुछ भी एविडेंस ग्रैब करने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ भी ऑडिट करने का मौका नहीं मिल रहा है. अल्टीमेटली मिस्टर बी वोंट बी एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो क्या देना चाहिए? हमेशा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन.
What would be the appropriate course to be taken in case of Messrs Honest and Associates? Honest and Associates पे भी आ जाता है. During the audit of Messrs Honest and Associates, Mr. A came to know that the firm has changed its method of valuation of stock. This change has a material impact on the financial statements of the firm. The firm has made relevant disclosures in financial statement, has given proper accounting treatment to the exercise. तो as the name suggests, honest and associates, इन्होंने सारे काम honestly किया है, सब कुछ सही से disclose किया है. तो जब सही है सब कुछ financial statements में, तो ऑडिटर क्यों modified opinion express करेगा? ऑडिटर तो अच्छा ही opinion, positive ही opinion express करेगा. तो ऑडिटर कैसा opinion यहाँ पे express करेगा? ऑडिटर यहाँ पे अनक्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. बट यहाँ पे हमें कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है. यहाँ पे क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अनक्वालिफाइड ओपिनियन देने का. बट हाँ, ये ऑप्शन है मेंशन द फैक्ट ऑफ चेंज इन द मेथड इन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. तो हाँ, वो तो ऑर्डर को करना पड़ेगा, तो वो वहाँ बता देगा एंड साथ साथ में अनक्वालिफाइड ओपिनियन इशू कर देगा. When the auditor, after conclusion of audit exercise, is of the opinion that material misstatements in the financial statements but not pervasive, मतलब अगर MMS है एंड मतलब वो मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? हमेशा क्वालिफाइड ओपिनियन. When the auditor concludes that the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with applicable financial reporting framework, मतलब सब सही है, तो फिर unmodified, unqualified या positive opinion देना चाहिए. अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो फटाफट देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्टडी पढ़ लेंगे. द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस दैश when the auditor concludes that financial statements prepared in all material aspects is in accordance with applicable financial reporting framework. अब भी सेम क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं. अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा. In relation to the grant of 50 lakhs while preparing the audit report, the auditor needs to, तो क्या किया है इन्होंने? 50 लाख का देख लेते हैं. Sigma Limited received a grant of 50 lakhs under the PM Make in India subsidy scheme for acquiring machinery for the new setup plant. For setting up new plant, the entire grant received was credited to PNL. मतलब एक ही बार में जितना ग्रांट मिला सब इनकम की तरह ले गए वो PNL में. क्या ये करेक्ट है? क्या लगता है? क्या ये करेक्ट है? क्या ग्रांट को डायरेक्टली एक ही बारे में PL में लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं लेके जाना चाहिए. डायरेक्टली एक बार में 60 से अपना PL का इनकम बढ़ा नहीं देना चाहिए. धीरे धीरे जैसे जैसे आप एसेट का डेप्रीसिएशन डालो या उस प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन डालो, वैसे वैसे आपको ग्रांट डालना चाहिए. तो आई विल क्वालिफाई द रिपोर्ट, और सब जगह क्वालिफाई 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 लिखा है. दो यहाँ पे तो नन ऑफ द अबव है, तो वो तो बहुत रेयरेस्ट केस में ऑप्शन होता है. एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन एज AS12 अलाउज रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट एज एन इनकम. नहीं, नोप. AS12 बोलता है या तो एसेट की कॉस्ट से लेस करो, या जैसे जैसे डेप्रीसिएशन चार्ज करते हो वैसे वैसे डेफर्ड वे में इनकम करो. तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो हम देंगे नहीं. क्वालिफाई क्यों करेंगे बता देते हैं. क्वालिफाई द रिपोर्ट स्टेटिंग द फैक्ट दैट द इनकम हैज बीन ओवर स्टेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रांट नेट ऑफ proportionate credit that could have been worked out, or qualify the report stating that the income has been understated to the extent of amount of grant net of proportionate debit that could have been worked out. तो understated तो हुआ नहीं, इनकम overstate हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. जब भी आप AS12 पढ़ोगे आपको पता होगा कि जैसे जैसे ग्रांट आता है हम क्या बोलते हैं, डेफर्ड नेचर में उसको रिकग्नाइज करो. क्योंकि अगर आप एक ही साल का अचानक से PL उठा दोगे तो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स आपको देखिएगा कि प्रॉफिट से एक बहुत भारी गिरावट है या डाउनफॉल है, क्योंकि वो प्रॉफिट पूरा उस ईयर का था ही नहीं. वो प्रॉफिट तो अगले 5 साल, अगले 6 साल, अगले 7 साल का था, जो आपने एक ही बार में दिखा दिया. तो इससे क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव यू अ डिफरेंट व्यू. द शेयर होल्डर्स विल एक्सपेक्ट कि आप हर बार इतना इतना प्रॉफिट अर्न करोगे, जबकि आप हर बार इतना इतना प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर रहे वो इनकम, क्योंकि उस साल का ही नहीं है. सो यू कैन नॉट एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, यू विल हैव टू क्वालिफाई द रिपोर्ट. The auditor shall express dash when the auditor, having obtained sufficient appropriate audit evidence, conclude that misstatements individually or in aggregate are both material and pervasive. Material pervasive दोनों है, evidence मिल गया है, तो फिर हम express करेंगे adverse opinion. Assume that Mr. Ram and Mr. Sham from two different joint audit firms, how audit reports should be made in circumstances when two joint auditors have
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक इशू। तो ऐसा कहा जाता है अगर जॉइंट ऑडिट कर रहे हो तो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए। अगर दो ऑडिटर्स या तीन ऑडिटर्स या जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं उनका डिफरेंट व्यू है तो उनको एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी चाहिए। एंड जो जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट है दैट शैल मेक अ रेफरेंस टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। The view of Mr. Sham will prevail because of prudence nahi. Joint auditors would come at a common point and give opinion accordingly. ऐसा नहीं है, अगर different opinion है तो different आप दे सकते हो अपना ओपिनियन, सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हो। बस आपका जो मेन जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट है दैट शुड इंक्लूड अ रेफरेंस टू दैट सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। द मैटर शुड बी रेफर टू द सीनियर जॉइंट ऑडिट फॉर्म। नहीं, ऐसा कोई बायसनेस नहीं होता है कि कोई सीनियर है कोई जूनियर, तो वैसा ऑडिट रिपोर्ट देना है। Mr. Sham and Mr. Ram would issue separate audit reports. हाँ, D is the correct option. It seems apt. Communicating key audit matters in the audit report is not a substitute for disclosure in the financial statements that are applicable financial reporting framework requiring management to make or that are otherwise to achieve that are necessary to achieve fair presentation is not a substitute। तो सही है, ये तो मुझे लग रहा है सही है। इज अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑल्टर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन। नहीं। इज अ सब्सटीट्यूट फॉर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद SE17। नहीं। इज अ सेपरेट ओपिनियन एंड इंडिविजुअल मैटर्स। नहीं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सेम पर्टिकुलर MCQs आप घुमा फिरा के एटलीस्ट 10 जगह पढ़ चुके हो, 10 चीजें देख चुके हो कि ऑडिट मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पर्टिकुलर दिस काइंड ऑफ MCQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मार्क कर लो, एग्जाम के पहले करके जाना है। अगर चाहो तो इसका कहीं फोटो वोटो लेके रख लो या अपने जो बुक है उसमें ये सेम MCQ कॉपी पेस्ट कर दो, इट वुड बी बेटर। The audit teams of all the companies checked the financial statements of all 4 companies from a point of view of accounting policies, accounting estimates, etc. The accounting policies so adapted by the company should be, हम accounts में पढ़ के आते हैं, accounting policies जो भी होनी चाहिए appropriate and consistent होनी चाहिए। So option A is the correct answer. What kind of opinion should Mr. M give with respect to financial statements of H1 Limited? एक बार केस स्टडी पढ़ना होगा। H1, H2, M1, M2 क्या है ये। MN and Associates was required to form an opinion whether the financial statements of 4 companies, namely H1, W2, Y3, and Z4 Limited, are prepared in accordance with applicable financial reporting framework. The audit teams of respective companies Audit teams of respective companies check the financial statements of all 4 companies from the point of view of accounting policies, accounting estimates, and information provided in the financial statements. Audit work of H1 Limited and Y3 Limited was conducted in accordance with Mr. M, and audit work of W2 and Z4 Limited was conducted in accordance with by Mr. N. With respect to financial statements of H1 Limited, Mr. M concluded obtained sufficient appropriate audit evidence to conclude that misstatements were material but not pervasive। तो यहाँ पे misstatements क्या material है but pervasive नहीं है। तो मतलब जो भी गलतियां हैं वो material तो है but pervasive नहीं है। तो क्या दोगे आप? qualified opinion। As far as W2 Limited was concerned, Mr. N was unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to form an opinion। तो मतलब जब opinion ही नहीं form कर सकते आप W2 पे, तो आप यहाँ पे क्या दोगे? disclaimer। Mr. N also concluded that misstatements was not detected may possibly affect the financial statements of W2 Limited and they effect might be material as well as pervasive। तो जब एविडेंस नहीं मिल रहा है उसका इफेक्ट मटेरियल परवेजिव दोनों है, तो ऑब्वियसली आपको देना होगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। फॉर Y3 Limited, Mr. M concluded that financial statements were prepared in accordance with applicable financial reporting framework। जब financial statement सही से prepared है तो आपको क्या देना चाहिए? Unqualified और unmodified opinion। For Z4 Limited, Mr. N obtained sufficient appropriate audit evidence to conclude that misstatements were material as well as pervasive। जब misstatements material और pervasive दोनों होते तो आपको देना चाहिए adverse opinion। What kind of opinion should Mr. M give with respect to financial statements of H1? तो H1 में हमने दिया था qualified opinion। With respect to the audit of financial statements of W2 Limited, what kind of opinion should be given? W2 में उसको एविडेंस ही नहीं मिला था तो उसको क्या देना था? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। Based on the conclusions drawn by Mr. M with respect to financial statements of Y3, which of the following opinion should be given? तो Y3 में
सब सही था, तो हम देंगे अनक्वालिफाइड ओपिनियन. As far as auditor of Z4 Limited, which of the following kind of opinion should Mr. N give with respect to financial statements? तो मिस्टर एन को देना है Z4 में हमने दिया था एडवर्स ओपिनियन. केस स्टडी नंबर 4. To jointly audit books of accounts of WZ Limited for the financial year 23-24, two different firms of chartered accountants, namely Messrs. MH Associates and Messrs. NR Associates, were appointed. Both firms can together be called as. जब बोल दिया ऊपर जॉइंट ऑडिट है एंड दो जॉइंट ऑडिटर्स को अपॉइंट किया तो इसको जॉइंट ऑडिटर सिखाएंगे ना. मतलब दिस इज वेरी सिली क्वेश्चन. ये आता है आपके एग्जाम में तो इट्स लाइक भगवान की देन है कि आपको फ्री मार्क्स दे रहे हैं. Who would be responsible for checking income and expenses part of financial statements? तो उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा किसको क्या ड्यूटी मिली है. As far as allocation of work was concerned, it was decided that incomes and assets part of the financial statements would be audited by Messrs. MH. तो income किसका हुआ? MH का. And associates, while expenses and liabilities part of financial statements would be audited by NR. तो expenses किसका हुआ? NR. तो इनकम कौन करेगा? MH and expenses कौन करेगा? NR. तो B is the correct answer. Certain work was not divided between two firms of chartered accountant. Which statement would be correct regarding the responsibility of audit of such other work which was not divided? कोई भी वर्क जो अनडिवाइडेड रह जाता है उसको कहते हैं कॉमन वर्क एरिया. एंड कॉमन वर्क एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जॉइंट ऑडिटर्स की होती है, तीनों जॉइंट ऑडिटर्स की होती है, जितने जॉइंट ऑडिटर्स है सबकी होती है. इसीलिए हमने ऊपर डिसएडवांटेज में क्या बोला था? कॉमन वर्क एरिया नेग्लेक्ट हो जाता है क्योंकि सब बोलते हैं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. बट अल्टीमेटली कॉमन वर्क एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है. तो both MH and NR would be responsible. Only MH would be responsible, only NR would be responsible. Both MH and NR would not be responsible. अगर तुम दोनों ही responsible नहीं होंगे तो ऑडिट क्या हम जाके करेंगे? Would be jointly and severally responsible. D is the correct answer. Is the understanding of Mr. K with respect to issuance of audit report by joint auditors correct? क्या सोचा है इन्होंने जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट के लिए? मिस्टर के, वन ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ WZ लिमिटेड हैज एन अंडरस्टैंडिंग दैट ईच ऑफ द ऑडिटर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इशू अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट रिगार्डिंग द ऑडिट कंडक्टेड फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इवन देयर इज नो डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग ओपिनियन. नहीं, ऐसा नहीं है. जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है दोनों को मिलकर. अगर डिसएग्रीमेंट है तो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर लो एंड जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट में उस सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट को रेफरेंस दे दो. करेक्ट तो नहीं है, इनकरेक्ट, बिकॉज both MH and NR were required to issue a common audit report. करेक्ट, यही करेक्ट है क्योंकि ऐसे भी नीचे जाके इन्होंने बोला है सिर्फ एक को इशू करना है तो एक को इशू नहीं करना है, जॉइंटली ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है. Assume that there may be a disagreement regarding opinion between MH and NR for the audit conducted for financial year 23-24 in the books of accounts of WZ. In such scenario, who is required to issue an audit report? तो they are jointly required to issue an audit report and जो भी वो अलग opinion दे रहे हैं उसका वो separate reference दे सकते हैं. Only MH, only NR. MH and NR were required to issue common audit report. ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है. MH and NR were required to issue common audit issue separate audit reports and the audit report jointly issued shall make a reference to each other's audit report. This is apt. Question 5. बस एक दो questions और बचे, थोड़ा सा patience. बस almost हम near to 1 hour है. होप सो 1 आवर में खत्म कर लेंगे. आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा. एग्जाम के पहले 1 घंटे में ऑडिट रिपोर्ट के सारे MCQs डन. CAK explained to Mr. N the pervasive effects on the financial statements in the auditor's judgment. Pervasive effects on the financial statements are those in auditor's judgment are not confined to specific elements. Correct. एक चीजों पे restricted नहीं होता है, पूरी जगह पे फैला होता है. If confined represent or could represent a substantial portion of financial statement, मतलब material portion represent कर रहे हैं. In relation to disclosures are fundamental to users understanding of financial statements. Absolutely correct. Pervasive का पूरा सही definition दिया, तीनों is correct. While expressing an unmodified opinion on financial statements, Sam and company used the following phrase: in our opinion, accompanying financial statements give a true and fair view of financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework, which is the other phrase which is regarded as being equivalent to the above phrase and could also be used by Sam and company. In our opinion, the accompanying financial statements give a true and correct, नहीं fair view होगा.
In our opinion, the accompanying financial statements present care correctly in all material aspects in accordance with financial reporting framework. नहीं. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects in accordance with financial reporting framework. एंड लास्टली गिव अ करेक्ट एंड फेयर व्यू. तो मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर या प्रेजेंट फेयरली होना चाहिए. करेक्ट इज नॉट द वर्ड दैट इज यूज. करेक्ट मतलब आप किसी को 100% गारंटी दे रहे हो कि सब कुछ जो है वो करेक्ट है, तो करेक्ट वर्ड शुड नॉट बी यूज. यहाँ 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 तीनों जगह करेक्ट वर्ड यूज है, तो मेरे हिसाब से करेक्ट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. एंड ऑप्शन सी इज द आंसर. Which of the following statement is not included in the section with the heading basis for opinion? Basis for opinion में बता दूं, सबसे पहले ऑडिटर बताता है मैंने सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो किए है, फिर एविडेंस मैंने गैदर किया है, फिर मैं इंडिपेंडेंट हूँ, एंड लास्टली सारी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने फॉलो किए हैं. Audit was conducted in accordance with accounting standards. Accounting standards नहीं रहे, standards on accounting के, sorry, standards on, मैं भी accounting standards पढ़ के बोल रही हूँ, standards on accounting, standards on auditing follow किया है, ये बताना है. तो ऑप्शन ए तो करेक्ट आंसर नहीं है. Auditor is independent of the entity in accordance with relevant ethical requirements relating to audit. ये is given in the basis for opinion. Description of auditor's responsibility is given in the opinion. State whether the auditor believes that audit evidence has been obtained. This is also given in the opinion. तो ये तीनों चीजें basis for opinion में दी रहती है. तो क्या नहीं दिया रहता है basis for opinion में? ऑप्शन ए. शायद मैंने बोल दिया ये करेक्ट ऑप्शन नहीं, गलती से बोल दिया, सॉरी. मुझे ऐसा लग रहा था बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या क्या इंक्लूड करना है. बेसिस फॉर ओपिनियन में ठीक है, ये तीन बी सी डी इंक्लूडेड रहता है, ए नहीं रहता है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में, तो ए इज द करेक्ट आंसर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर नहीं फॉलो करता है, वो मैनेजमेंट फॉलो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए. ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करनी पड़ती है. A paragraph was included in the auditor's report of Health is Wealth Limited that referred to a matter which was appropriately disclosed in financial statement that in auditor's judgment was of such importance that is fundamental to users' understanding of financial statement. फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर कुछ है जो ऑडिटर को लगता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज्ड है, तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे लिंक कर रही है, एम्फोसिस ऑफ मैटर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो ऑडिटर को लगता है हमारे शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए, इज क्रूशियल फॉर देयर अंडरस्टैंडिंग. एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली एंड सही से डिस्क्लोज है वो जाता है एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में. CAA explained the circumstances to Mr. R in which when the corresponding figures are presented, auditor's opinion referred to the corresponding figures. Which of these circumstances did he mention to Mr. R? If the auditor obtains audit evidence that material misstatement exists in prior period financial statements on which modified opinion has been previously issued. If the auditor's opinion on prior period as previously issued include a qualified opinion, disclaimer of opinion or adverse opinion. Prior period financial statements are audited by another auditor. Prior period financial statements are not audited. तो यहाँ पे अगर corresponding figures पे भी देना है तो मतलब prior period financial statements are not audited. अगर audited होते तो उस पर एक opinion होता ही. Question 6. Considering description about short-term borrowings in case study, which of the following is in accordance with Caro 2020? तो short term में आपको बताना पड़ता है कि क्या आपने उसको लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया है, एंड इफ येस तो अमाउंट एंड नेचर हैज टू बी स्टेटेड. द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ डिफरेंसेस इन क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल्ड विद बैंकर्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट. अच्छा, यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लोन्स एंड बोरिंग्स वाला बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं, वर्किंग कैपिटल लोन का बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर कंपनी 5 करोड़ से ज़्यादा का वर्किंग कैपिटल लोन लेती है तो उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करना पड़ता है बैंक के साथ, एंड जो भी डिफरेंस आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड उस क्वार्टरली स्टेटमेंट में वो ऑडिटर को बताना पड़ता है अंडर कारो 2020. The statutory auditor is required to provide details of differences in quarterly statements filed with bankers with its books of accounts. तो ये थोड़ा सही लग रहा है. The statutory auditor is required to provide details of differences only in respect of quarterly statements where the discrepancy of more than 10% as it is compared to books of accounts. So this is wrong. Discrepancy 10% का अलग clause है, and ये जो है ये अलग क्लॉज है, मतलब ये दो अलग प्रोविजंस ऑफ इन्वेंट्री वाला क्लॉज है. इन दोनों को इन्होंने मिक्स करके ऑप्शन में दिया है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर आंसर दे देंगे तो ये गलत है, बता दूं.
The statutory auditor is not required to provide the details of discrepancies, as requirement is only triggered when the working capital limits have been sanctioned in excess of 10 crore, no, 5 crore. The statutory auditor is not required to provide the details of the discrepancies, as at the year end books of accounts are in agreement with quarterly statements filed. नहीं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ईयर एंड से हमें कोई मतलब नहीं, हमें क्वार्टरली स्टेटमेंट के बेसिस पे देखना पड़ता है. द कंपनी हैज not paid the company has not paid one installment of 5 lakhs on time, which is overdue for more than 65 days on the balance sheet date. Identify likely correct statement in regard to relation to reporting under CARO 2020. The account has not become an NPA, hence no reporting is required. NPA से कोई relationship ही नहीं है, हम banks की audit नहीं कर रहे, तो हमें NPA से कोई मतलब नहीं है. तो this is the incorrect option. The reporting requirement is necessary only when the company is declared as a willful defaulter. नहीं, ये अलग प्रोविजन है जो आपको स्टेट करना पड़ता है कि क्या कंपनी एक willful defaulter भी declared है. Amount of default along with period of default is to be reported. C is the correct option, but still we'll move to D. Reporting requirement is necessary only when the company has diverted amount of term loan for some other purpose. In the given situation, there is no reporting requirement. Option D is also wrong. ये भी अलग provision है जो आपको इस clause में state करना पड़ता है along with default and period of default. तो जैसे 6 चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है, उसमें से एक डिफॉल्ट एंड पीरियड ऑफ डिफॉल्ट है, तो उसमें एक ये भी है कि क्या टर्म लोन को कोई और पर्पज के लिए यूज़ किया गया है. तो ऑप्शन डी भी गलत है. जहां डिफॉल्ट हुआ है वहां पे ऑडिटर को पीरियड ऑफ डिफॉल्ट एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट स्टेट करना पड़ेगा. एज रिगार्ड्स TDS पेबल ऑफ 1 lakh इंक्लूडेड इन अदर करेंट लाइबिलिटीज, व्हाट इनपुट वुड be provided by you to your senior for reporting under CARO. 1 lakh का TDS मतलब वो स्टैट्यूटरी ड्यू है. तो स्टैट्यूटरी ड्यू में आपको दो चीजें स्टेट करनी होती है, या तो वो डिस्प्यूटेड है तो फोरम एन अमाउंट, एंड अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो क्या वो 6 महीने से ज्यादा है, अगर है तब उसका अमाउंट स्टेट करना पड़ता है. तो 1 लाख में हम पहले देख लेते हैं TDS 1 लाख का कब से ड्यू है. TDS Other current liabilities as on 31st March 24 include TDS payable of 1 lakh, out of which 60,000 for the month of February was due for deposit as on 7th March 24. The balance of 40,000 pertains to the month of March 24. तो ये क्या 6 महीने से ज़्यादा ड्यू है क्या? नहीं, ये तो अभी करंट का ड्यू है, वो तो हमेशा सभी कंपनीज का ड्यू रहेगा. सो देयर इज नो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड. The TDS payable of 1 lakh in financial statements shall not be reported as it does not meet necessary reporting requirements. ये correct लग रहा है, but आगे पढ़ लेते हैं. It is in the nature of undisputed statutory dues, hence outstanding 1 lakh not deposited should be reported. नहीं, सिर्फ 6 महीने से ज़्यादा undisputed statutory dues are required to be reported, so it will not be reported. It is in the nature of undisputed statutory dues, however only outstanding amount of 60,000 not deposited to be reported. नहीं यार, मंथ ऑफ मार्च का हर कंपनी का स्टैट्यूटरी ड्यू जो है वो आपके बैलेंस शीट में प्रेजेंट रहेगा, एंड रहना भी चाहिए, क्योंकि उसका ड्यू डेट ही नहीं आया तो कंपनी कहाँ से डिपॉजिट करेगी. तो दिस is also incorrect. TDS payable of 1 lakh does not fall under the meaning of undisputed statutory dues. ये और ज़्यादा गलती है, तो A is the correct option. Which of the following is not a reporting duty of statutory auditor regarding PPE? Where the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of PPE, ये रिपोर्ट करना पड़ता है अंडर कारो. वेदर PPE हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल्स, ये भी रिपोर्ट करना पड़ता है. वेदर PPE हैज बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, ये रिपोर्ट नहीं करता है, नॉट टू बी रिपोर्टेड. कारो 2020 के अंडर मैनेजमेंट क्या करिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे डिस्क्लोजर के बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है. ऑडिटर ने क्या किया उसके बारे में रिपोर्ट नहीं करना पड़ता. तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर PPE. द कंपनी हैज रिफ्लेक्टेड लॉसेज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर 23, 24 एंड 22, 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लाइकली to be correct in this regard while reporting under CARO 2020. तो लॉसेस जो रिपोर्ट होती है CARO 2020 में, वो सिर्फ वैसी लॉसेस होती है जो कैश लॉसेस या नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होती है. तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन से लॉस की बात हो रही है.
प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स -5,000 -6,000। अब इसमें डेप्रीसिएशन भी है, मतलब नॉन कैश आइटम्स भी है और भी दूसरी चीजें होंगी। आफ्टर टैक्स है तो टैक्स भी डिडक्टेड है, तो ये तो नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही कंपनी जो पीएनएल लगाती है, नेट प्रॉफिट निकालती है, नेट लॉस निकालती है, उसमें लॉसेज आई है, तो इसका कोई भी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है कारों के अंदर। लॉसेज रिफ्लेक्टिंग in the statement are required to be reported? No. Are required to be reported? Again, no. There is no requirement to report losses reflected in statement of P&L under CARO, ये correct है। Are less than percentage threshold limit, कोई भी percentage threshold limit बताया ही नहीं जाता है, तो ये सब पे नहीं आना है। आपको नहीं आता है डोंट अटेम्प्ट, बट ये सब परसेंटेज लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल, इसका लॉस उसका लॉस, डोंट टिक द ऑप्शन, मत पढ़ो, मत सॉल्व करो की स्टडी और वेस्टिंग योर टाइम एनी विच वे। तो अगर आता है तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। कारो 2020 के क्लॉजेस बहुत ईजी है। कारो 2020 ज़्यादा पेजेस का भी नहीं है, डजेंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल्सो, तो कारो 2020 आप इजीली लर्न करके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर एमसीक्यूज में ज़्यादा मार्क्स पाना है तो कारो 2020 अच्छे से अटेम्प्ट करना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जाना, एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज वेरी वेरी इजीली। And lastly, the last case study based question for today. Misstatements in financial statements can arise from either fraud or error. The distinguishing factor between fraud and error is fraud जान के किया जाता है, error गलती से किया जाता है। तो fraud is an intentional act, error is an unintentional act. fraud causes material misstatement, तो fraud error दोनों से होता है, तो fraud causes तो नहीं है। fraud is an intentional act, correct. फ्रॉड इज ईजियर टू डिटेक्ट देन एरर, बिल्कुल गलत। फ्रॉड इज हार्डर टू डिटेक्ट देन एरर। फ्रॉड कैन बी कमिटेड ओनली बाय मैनेजमेंट, नहीं कोई भी फ्रॉड कर सकता है। कंपनी पे फ्रॉड हो सकता है, कंपनी भी फ्रॉड कर सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, इज अ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। टू होम XYZ एंड कंपनी शुड रिपोर्ट द फ्रॉड कमिटेड इन ऑनेस्ट लिमिटेड। क्या फ्रॉड हुआ है देखिए जरा। CAZ had enough reasons to believe that the offence of fraud individually an amount of 1 crore and had been committed against the company by officers of employee. The audit team discussed the reporting requirements of fraud committed। क्योंकि अमाउंट 1 crore है, तो 1 crore या उससे ज़्यादा अमाउंट होता है तो कंपनी को पहले ये बात, सॉरी ऑडिटर को पहले ये बात बतानी पड़ती है ऑडिट कमेटी या बीओडी को 2 दिन में, उसके बाद उनके रिस्पांस का वेट करना पड़ता है फॉर 45 डेज। रिस्पांस आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो विदिन 15 डेज ये बात बतानी पड़ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे बतानी पड़ती है? ADT 4 के थ्रू बतानी पड़ती है। किसको बतानी पड़ती है? MCA को बतानी पड़ती है। कैसे, किसके थ्रू बतानी पड़ती है? रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू बतानी पड़ती है। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 करोड़ जब अमाउंट दे दिया जाता है तो उनको लगता है कि रिपोर्टिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं बता दूं कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 कहता है अमाउंट 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो तभी भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है। अगर यही अमाउंट 99 लाख होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, बट क्योंकि अमाउंट 1 करोड़ टच कर जा रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। Report the matter only to audit committees constituted under section 177 since the amount has not exceeded 1 crore। मैं बोली बहुत बच्चे इसमें confusion करेंगे एंड इसका गलत आंसर देके आएंगे। सॉरी ये इनकरेक्ट है, तो क्योंकि 1 करोड़ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ ऑडिट कमेटी से नहीं होगा। रिपोर्ट द मैटर टू ऑडिट कमेटी एज द केस मे बी इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, सीकिंग द रिप्लाई विद इन 45 days एंड फॉरवर्ड दिस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 15 days। ये सबसे सही लग रहा है बट पढ़ लेते हैं। रिपोर्ट द मैटर ओनली टू बोर्ड सिंस द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज नॉट लेस देन 1 करोड़, गलत। 1 करोड़ मन में ये एकदम गार्ड बांध लो कि अगर अमाउंट 1 करोड़ भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होगी। 1 करोड़ से 1 रुपया भी नीचे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग नहीं होगी, बट 1 करोड़ जैसे ही टच होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्टिंग का ऑब्लिगेशन अराइजेज। रिपोर्ट द मैटर ईदर टू ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन 177 और सेंट्रल गवर्नमेंट, और का तो ऑप्शन ही नहीं होता, दोनों को कम्युनिकेट करना होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। Sub Rule 4 of Rule 13 of the Companies Rule 2014 said that auditor is required to disclose in the board report details of each
each of the fraud reported to audit committee or board under sub rule 3 during the year. क्या क्या बताना पड़ता है? नेचर बताना होता है, अमाउंट बताना होता है, रिमीडियल एक्शंस बताने होते हैं. तो नेचर ऑफ फ्रॉड ये बताना होता है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट बताना होता है, रेमिडियल एक्शंस बताने होते हैं. यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट रिक्वायर्ड. तो पार्टीज इन्वॉल्व इफ रेमिडियल एक्शन टेकन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड, ये नहीं रिक्वायर्ड होती है. फॉर reporting under clause 11 of para 3 of company's audit report order 2020, which of the following points an auditor may consider? Fraud by the company or on the company by officer, employer, third party. Only suspected frauds shall be included here and not the noticed fraud. Principle of materiality outlined in standards on auditing. The auditor's withdrawal from the engagement and reasons for withdrawal. तो ये एंड ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आपको फ्रॉड का क्लॉज याद हो तो उसमें आपको 3 चीज़ें बतानी पड़ती है. सबसे पहले फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी, फिर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो उसमें एडीटी 4 कंपनी ने भरा है कि नहीं, एंड लास्टली विसल ब्लोअर कंप्लेंट. तो सिर्फ ए इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन और बी और सी तो डजेंट काउंट, ओनली वो तो आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है. तो प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी इज आउटलाइंड इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट करना पड़ता है. अभी सपोज 1000 करोड़ की कंपनी है, उसमें 1 रुपया का घपला हुआ है, तो क्या आप रिपोर्ट करोगे क्या? तो मटीरियलिटी के हिसाब से जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में बताया गया उसके हिसाब से ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है कौन कौन से फ्रॉड हुए, किस किस पे फ्रॉड हुए, किस किसने फ्रॉड किया है, प्लस 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है तो एडीटी 4 भरा है कि नहीं, एंड लास्टली विसल ब्लोअर कंप्लेन्स. आई गेस इज इट फॉर आवर टुडे सेशन. देख लेते और एमसीक्यू नहीं है. तो अराउंड 1 hour 10 minutes लगा, बट वी वर एबल टू सॉल्व 7 case studies and 36 MCQs या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, विच वाज अ लॉट मोर. 1 घंटे में इट इज़ अ विन विन सिचुएशन कि आप 1 घंटे में इतने सारे MCQs सुन पा रहे हो, रीजन सुन पा रहे हो एंड सॉल्व कर पा रहे हो साथ साथ. सो that is it for today's session. We'll be meeting again on next Sunday with again a new episode, again a new chapter, and I hope you are liking this series. If you do so, do like, share, comment and subscribe. That motivates me a lot to make more of these video for you. And अब मिलते हैं next Sunday. Thank you.